कार्यक्रम में, इस सत्र में आप सबका स्वागत है। जैसा कि आपको विदित होगा, आज के इस सत्र में हम भारतीय साहित्य पर चर्चा करने जा रहे हैं। भारतीय शब्द कहते ही हमें किस बात का बोध होता है? भारतीयता आखिर क्या चीज है और भारतीय साहित्य क्या है? इसी बात पर हम चर्चा करेंगे। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय ने भारतीय साहित्य से संबंधित हिंदी में 2 पाठ्यक्रमों का निर्माण किया है। एक पाठ्यक्रम मध्यकालीन भारतीय साहित्य से संबंधित है और दूसरा पाठ्यक्रम आधुनिक भारतीय साहित्य से संबंधित है। आधुनिक भारतीय साहित्य पर ही आज हम चर्चा करेंगे। जैसा कि मैंने कहा कि भारतीय या भारतीय साहित्य कहने से क्या बोध होता है? भारतीय साहित्य का तात्पर्य किसी एक भाषा का साहित्य नहीं। आप जानते हैं, भारत में मुख्य रूप से 15 से अधिक बहुत ही महत्वपूर्ण, प्राचीन और समृद्ध भाषाएं हैं और इसमें समृद्ध साहित्य भी है। उत्तर में हम जब देखें तो कश्मीरी साहित्य, दक्षिण में हम चले जाएं तो तमिल, मलयालम, कन्नड़, तेलुगु, पूरब की ओर जाएं तो बांग्ला, असमी, मणिपुरी, ओडिया और पश्चिम में जाएं तो गुजराती, मराठी। देश के मध्य भाग में, जिसे हम हिंदी प्रदेश के नाम से जानते हैं, ये बहुत बड़ा प्रदेश है और इसमें हिंदी भाषा प्रचलित है। और जब हम उत्तर की ओर नजर दौड़ाते हैं तो पंजाबी और जैसा कि मैंने कहा कश्मीरी भाषा प्रचलित है। तो ये कुल मिलाकर जब हम भारतीय साहित्य की बात करते हैं तो ये सभी भारतीय भाषाओं का साहित्य की ही बात करते हैं। प्रत्येक देश में, दुनिया के किसी भी देश में साहित्य में निरंतर बदलाव आता रहा है। यह बदलाव वहां की राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियों के कारण होता रहा है। समय के अनुसार जिन जिन परिस्थितियों ने करवट ली, चाहे वह राजनीतिक हो, सामाजिक हो, आर्थिक हो, इस परिवर्तन का प्रभाव वहां के साहित्य पर भी पड़ा, वहां के लेखकों पर भी पड़ा। और लेखकों ने जो लेखनी चलाई उसमें प्रत्येक युग के साहित्य का एक अपना नजरिया, एक अपनी दृष्टि, और इस प्रकार साहित्य में बदलाव भी आता रहा है। भारतीय साहित्य में भी यह होता रहा है। जब हम नजर दौड़ाते हैं तो ये देखते हैं कि प्रत्येक भाषा में, प्रत्येक भाषा के साहित्य में उसके आदिकाल का स्वरूप कुछ और था, मध्यकाल का स्वरूप कुछ और था और आधुनिक काल का स्वरूप कुछ और है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि जो साहित्य, जब हम साहित्य की बात करते हैं तो आदिकाल में जिस प्रकार का साहित्य था उससे बिल्कुल, उसमें जो भिन्नता आई, उसमें जो परिवर्तन हुआ, उसे हम आधुनिक काल में देख सकते हैं, इसके अंतर को बता सकते हैं। इसमें जो भी परिवर्तन हुए और जिस प्रकार के बदलाव आए उसे हम इंगित कर सकते हैं, उसे ये बता सकते हैं कि इन इन विषयों में, इन इन कारणों से, इन इन विषयों को लेखकों ने छुआ और उस पर साहित्य रचना की। जब हम आधुनिक भारतीय साहित्य की बात करते हैं तो इसका तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य है 19वीं शती का साहित्य। और जब 19वीं शती के साहित्य की बात करते हैं तो हमें यह भी देखना पड़ेगा कि यह कालखंड का स्वरूप कैसा था। इस कालखंड में कौन कौन सी ऐसी घटनाएं घटी जिसने न केवल भारतीय साहित्य को बल्कि विश्व साहित्य को प्रभावित किया। और इसके लिए हमें इसकी पृष्ठभूमि पर जाना होगा। हम ये देखते हैं कि 19वीं शताब्दी का काल विश्व में बहुत ही महत्वपूर्ण काल, बहुत ही महत्वपूर्ण रहा और इस कालखंड में कई प्रकार की घटनाएं हुई जिसने लोगों के जीवन को प्रभावित किया, लोगों के साहित्य को प्रभावित किया। और इस प्रकार सभी जगह एक नए प्रकार के दौर की शुरुआत होती है जिसे हम आधुनिक
के नाम से जानते हैं। इसे नवजागरण के नाम से भी जाना जाता है। और जैसा कि मैंने बताया कि इन्हीं मुद्दों को लेकर हमारे विश्वविद्यालय से 2 महत्वपूर्ण पाठ्यक्रमों की रचना की गई है। आज आधुनिक भारतीय साहित्य पर हम चर्चा करेंगे। आधुनिक भारतीय साहित्य को जानने के लिए हमें तत्कालीन पृष्ठभूमि को भी जानना होगा। ये हम जानते हैं कि अंग्रेजों के आने से पूर्व इस देश में मुगल साम्राज्य था और मुगलों का शासन था। 7 समुंदर पार कर अंग्रेज या यूरोप से कई जातियां हमारे देश में व्यापार करने के लिए आई। इनमें डच, पोर्तुगीज, फ्रांसीसी और अंग्रेज मुख्य थे। और इतिहास की ओर जाएं और सभी इस बात को जानते हैं कि तत्कालीन समृद्ध भारत की चर्चा पूरे विश्व में थी और इसी कारण यूरोप से ये जातियां हमारे देश में व्यापार करने के लिए आईं। हम अगर इतिहास की ओर देखें तो तत्कालीन समय में जो परिस्थितियां थी, मुगल साम्राज्य बिखर रहा था, उसका इन विदेशी यानी यूरोपीय लोगों ने फायदा उठाया। तत्कालीन समय में ये जातियां समुद्र के मार्ग से आई थी और ये हम जानते हैं कि उस समय मुख्य रूप से फ्रांसीसी और अंग्रेजों में इस देश में शासन करने के लिए, इस देश की धरती पर कब्जा करने के लिए संघर्ष हुआ। आए तो ये व्यापार करने, उनका मुख्य उद्देश्य व्यापार था। तत्कालीन समय में उन्होंने जो राजा थे उनसे अनुमति ली और व्यापार के लिए ही उन्होंने कोठियों की स्थापना की। ये हम देखते हैं कलकत्ता और दक्षिण में इन्होंने अपनी कोठियों की स्थापना की और उसके साथ साथ इनकी पैनी नजर थी यहाँ की राजनीति की स्थिति पर। उन्हें यह पता था कि देश टुकड़ों में बटा हुआ है, यहाँ छोटे छोटे शासक राज्य कर रहे हैं, उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक। उन्होंने बड़ी गहराई से इसका अध्ययन किया और ये देखा कि यहाँ छोटे छोटे राज्य आपस में संघर्ष किया करते हैं अपने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए, और इसी का उन्होंने फायदा उठाया। धीरे धीरे उन्होंने यहाँ की राजनीतिक क्षेत्र में प्रवेश किया और राजाओं की कमजोरियों का लाभ उठाते हुए अपनी कूटनीति के बल पर इन्होंने वहाँ की राजनीति में प्रवेश करना शुरू किया। और मुख्य रूप से फ्रांसीसी और अंग्रेजों में इसके लिए संघर्ष भी हुआ, लेकिन इसमें भी अंग्रेज चालाक निकले। वो ज़्यादा दूरदृष्टि रखते थे और उनकी कूटनीति काम आती गई और इस प्रकार उन्होंने फ्रांसीसियों को परास्त किया। हम ये भी जानते हैं कि जब भारत में इन दोनों में संघर्ष होता था तो यूरोप में उधर फ्रांस और इंग्लैंड में संघर्ष हुआ करता था, लेकिन अंततः अंग्रेज सफल हुए और इस प्रकार उन्होंने धीरे धीरे एक एक करके यहाँ के राज्य को हड़पना शुरू किया। हड़पना मैं इसलिए कहूँगा कि वो फिरंगी थे, बाहर से आए हुए थे और यहाँ शासन करने के लिए उन्होंने यहाँ के राजाओं को तोड़ा। यहाँ जो आपस में बैर भेदभाव था उसका लाभ उठाया और इस प्रकार धीरे धीरे करके वे संपूर्ण भारत पर अपना कब्जा जमा लिया और इस प्रकार एक 7 समुंदर पार आए हुए एक विदेशी सत्ता की स्थापना हुई। और उस समय हम ये भी जानते हैं कि न केवल भारत में बल्कि धीरे धीरे करके ये अंग्रेज पूरी दुनिया में अपना राज्य कायम करने में सफल हुए थे। लेकिन मैं भारत की बात करना चाहूँगा और इस प्रकार यहाँ की राजनीतिक परिस्थिति इस रूप में परिवर्तित हो चुकी थी, अर्थात फिरंगियों का राज्य इस देश में स्थापित हो चुका था और इसका प्रभाव यहाँ की सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक सभी क्षेत्रों में पड़ा। अब देखने वाली बात यह थी कि ये अंग्रेज आए थे तो व्यापार करने और शासक बन बैठे और यहाँ का शोषण कर उन्होंने अपने देश को समृद्ध किया। 1857 का विद्रोह, जिसे हम पहला
स्वतंत्रता संग्राम मानते हैं, वो भले ही राजाओं द्वारा अपने राज्य को पाने की कोशिश थी, लेकिन एक प्रकार से वो विद्रोह भी था फिरंगियों के विरुद्ध, विदेशी शासन के विरुद्ध। और इस प्रकार उन्होंने तत्कालीन समय में जिन लोगों ने विद्रोह किया था उसका प्रभाव आगे जाकर पड़ा। 19वीं शती में कुछ ऐसे काम भी हुए जिन्होंने भारत में आधुनिकता को लाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। अंग्रेजों की कई ऐसी चीजें थी, उनकी कई नीतियां, उनके कई किए गए कार्य ने यहाँ के सभी क्षेत्र को प्रभावित किया। उदाहरण के तौर पर उन्होंने रेल की लाइन बिछाई, प्रेस की स्थापना की और अंग्रेजी शिक्षा, मुख्य रूप से अंग्रेजी शिक्षा देने का प्रबंध किया। 1800 में कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई और इस प्रकार एक प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि एक नए प्रकार की शिक्षा नीति का प्रारंभ होता है। और यह अंग्रेजी भाषा के द्वारा इस शिक्षा नीति को लागू करने की कोशिश की। अंग्रेजों की नीति यह थी और उनकी मंशा यह थी कि अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त करने के बाद यहाँ के भारतीय उन्हें सहायता पहुँचाएंगे और एक क्लर्क के रूप में उनका उपयोग वो करेंगे। बहुत तक उन्होंने किया भी, लेकिन इसके साथ साथ अंग्रेजी भाषा के माध्यम से जो शिक्षा प्रचार का कार्यक्रम चला, उसने न केवल भारतीयों में एक प्रकार की जागृति लाई, बल्कि दुनिया में जो घटित हो रहा था, यूरोप में जो घटित हो रहा था, अन्य देशों में जो घटनाएं घट रही थी, उससे भी भारतीय परिचित हो सके। और इस प्रकार कुछ सोचने समझने की शक्ति का विकास होता है। ये मैं सोचने समझने की शक्ति इस रूप में कहना चाहता हूं कि तत्कालीन समय में जो परिस्थितियां थी, देश में जो विदेशियों का शासन था, उस पर विचार करने के लिए लोगों ने चिंतन शुरू कर दिया। अंग्रेजों की जो नीति थी उसके कारण देश विपन्न हो रहा था। यहाँ के कच्चे माल को ले जाकर वो यूरोप में उसका उत्पादन करते थे और पुनः इस देश में उसको बेचते थे। इस प्रकार उन्हें दोहरा लाभ होता था, कच्चा माल मुफ्त मिल जाता था और उसकी बनी हुई वस्तुओं का भी वो फायदा उठाते थे। तो इन सब चीजों के कारण यहाँ के जो कुटीर उद्योग थे, जो छोटे छोटे उद्योग थे, वो भी नष्ट हो रहे थे। तो इस प्रकार जो देश इतना समृद्ध था, जिसकी समृद्धि सोने की चिड़िया के रूप में भारत विख्यात था, तो ये सब चीजों में अब परिवर्तन आने लगा। अब वो सोने की चिड़िया देश नहीं रह गया। अब देश में विपन्नता आने लगी, गरीबी आने लगी, जनता विभिन्न प्रकार के मुसीबतों को झेलने के लिए बाधित हो गए। और यही नहीं, जो व्यापार और अन्य चीजें थी उस पर भी प्रभाव पड़ा। तो कुल मिलाकर भारतीय समाज पर, भारतीय राजनीति पर और उसके साथ साथ यहाँ की आर्थिक स्थिति पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा और इस कारण देश लगभग विपन्नता की ओर जाने लगा। और इन सब चीजों को देखकर, और उस समय कुछ और भी घटनाएं घटी, अकाल, महामारी, इन सब के होने से भारतीय और भी विपन्न और भी गरीब होते गए। चारों तरफ एक प्रकार का बहुत ही मुसीबत से भरा वातावरण बन चुका था। इन सब परिस्थितियों पर नजर रखने के लिए, देखने के लिए और इन पर चिंतन करने के लिए कुछ बुद्धिजीवियों ने विचार शुरू कर दिया। जैसा कि मैंने कहा कि बहुत से तत्कालीन भारतीयों ने अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त की और इसके द्वारा उन्होंने तुलना करनी शुरू कर दी, दो भारतीयों में और विदेशियों में, यूरोपियों में और अन्य देशों में, वहाँ की आर्थिक स्थिति, वहाँ के लोगों का जीवन स्तर और यहाँ के लोगों का जीवन स्तर, और कुल मिलाकर यह देखने को मिला कि हमारा जीवन स्तर काफी नीचा है। और इसका कारण क्या है? और इन कारणों को ढूंढने पर पता चला कि यहाँ विदेशी सत्ता हम पर कायम है और इस कारण से हमें ये विपन्नता मिल गई है। अब इसे कैसे दूर करना है? और इसे दूर करने के लिए लोगों ने
लेखनी भी की। हमने भारतीय साहित्य की बात की और 19वीं शताब्दी का समय भारतीय साहित्य के इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण रहा। तत्कालीन समय में चाहे वो बांग्ला हो, चाहे तमिल हो, चाहे मलयालम हो या कन्नड़ हो, गुजराती हो या पंजाबी हो, या जितनी भी भारतीय भाषाएं थी, हिंदी तो इसमें मुख्य थी ही। तो इस प्रकार सभी भारतीय भाषाओं में एक नए प्रकार के लेखन की शुरुआत होती है और इसे ही हम आधुनिक भारतीय साहित्य कहते हैं। अब यह आधुनिक भारतीय साहित्य, आधुनिकता क्या चीज है? तो हम ये जानते हैं कि कोई भी समय, एक समय ऐसा आता है जो पिछला समय पुराना पड़ जाता है और आने वाला समय या जो आता है वो नया बन जाता है। तो इस प्रकार जो साहित्य में बदलाव आया है, जो साहित्य में परिवर्तन हो रहा था, वो पिछले से एक नया था, नूतन था, और उसमें नूतनता कई बातों में थी। एक तरफ तो मैंने कहा कि राजनीतिक परिस्थितियां ऐसी थी, दूसरी ओर इस देश की सामाजिक परिस्थितियां भी भयावह थी। जो व्यवस्था हमारे देश में है, जो सामाजिक व्यवस्था है, उसके कारण भी बहुत तरह की या भिन्नताएं या जो भेदभाव जो वर्तमान थी उस पर भी चिंतन शुरू हो गया। और ये दोनों कारण ऐसे थे जिस पर तत्कालीन लेखकों ने, चिंतकों ने लिखना भी शुरू किया और इससे वो अपने लेखनी के माध्यम से जनता में जागृति लाना चाहते थे। ये जागृति दो प्रकार की थी, राजनीतिक और सामाजिक, और आर्थिक तो उससे जुड़ा ही हुआ था। तो जब हम तत्कालीन भारतीय साहित्य में ये ढूंढते हैं, ये पाते हैं, और जब हम अध्ययन करते हैं तो देखते हैं कि इस प्रकार की घटनाएं न केवल एक भाषा में बल्कि संपूर्ण भारतीय साहित्य में घटी। और इसी पर यह हमारा हिंदी ऐच्छिक पाठ्यक्रम 5 आधारित है। इसमें जितने भी रचनाकारों को लिया गया है, जिन जिन परिस्थितियों का वर्णन किया गया है, उसमें कुल मिलाकर यही बात दर्शाने की कोशिश की गई है कि तत्कालीन समय में एक बहुत बड़ा बदलाव आ रहा था साहित्य में। इसके साथ साथ जो घटनाएं घट रही थी और जनता में जागृति लाने के लिए जो कार्य हो रहा था, उसमें बहुत बड़ा योगदान साहित्यकारों का था। तत्कालीन नेतागण, हम जानते हैं, गांधी जी के आगमन से भारतीय साहित्य में, एक भारतीय इतिहास में एक बहुत बड़े बदलाव आया। और वह बदलाव हमें आगे आकर हमें भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के रूप में हम देखते हैं और उसके बाद हमें स्वतंत्रता प्राप्त होती। लेकिन इसकी पृष्ठभूमि को तैयार किसने किया? इसकी पृष्ठभूमि को तैयार किया साहित्यकारों ने, रचनाकारों ने, लेखकों ने। और इन्होंने अपने साहित्य के माध्यम से, गद्य पद्य के माध्यम से इन सब बातों को अंजाम दिया। उन्होंने इस तरह के नाटक रचे जिसको देखकर या जिसका मंचन करके जनता में जागृति लाई जाती थी। इस तरह की कविताएं थी जिनको पढ़ के, जिनका वाचन करके लोगों में एक जोश उमंग आता था। और यही नहीं, कहानियों के माध्यम से, उपन्यास के माध्यम से और अन्य भी जितनी गतिविधियां हैं उसके माध्यम से उन्होंने विशेष रूप से इसी बात पर ध्यान दिया कि किस प्रकार भारतीयों को जगाया जाए, किस प्रकार भारतीय सक्षम बन सके, एक और विदेशी शासक को दूर करने के लिए और दूसरी ओर समाज में जो घिराई बुराइयां थी उसको भी दूर करने के लिए। और जिस बात को जानने के लिए जब हम पिछले साहित्य को और आधुनिक साहित्य को देखते हैं तो बहुत बड़ा बदलाव देखते हैं। और ये बदलाव सभी भारतीय भाषाओं में नजर आता है। जहां एक और आदिकाल में इस तरह की रचनाएं की जाती थी जिसमें हम लगभग सभी भारतीय भाषाओं में ये पाते हैं, आधुनिक भारतीय भाषाओं में, कि इस आधुनिक भारतीय साहित्य का उद्भव हो रहा था। और उस किस प्रकार की रचनाएं थी? ज्यादातर रचनाएं धर्म से संबंधित थी और उपदेश से संबंधित थी, और इसलिए बौद्ध धर्म से संबंधित और भी
जो उपदेश से संबंधित, धार्मिक उपदेशों से संबंधित रचनाएं की जा रही थी। उसके बाद एक काल आता है जिसे हम भक्ति काल के नाम से जानते हैं, और उस कालखंड में भी लगभग संपूर्ण भारतीय साहित्य में निरंतर बदलाव आता, और हम देखते हैं कि चाहे वो तमिल में हो या बांग्ला में हो या अन्य भारतीय भाषाओं में भक्ति पूरक रचनाएं की गई। यानी वो काल, वो दौर, वो समय ऐसा था जिसमें इस प्रकार की रचनाएं हमें सभी जगह देखने को मिलती हैं। ईश्वर को केंद्र में रखकर ये रचनाएं हमें मिलती हैं, और इन रचनाओं में भक्ति ही मुख्य है। उसके विभिन्न भेदों को हम अपने दूसरे पाठ्यक्रम में हमने बताया है, जहां पर विस्तार से उस बारे में जान सकेंगे। लेकिन यहाँ मुख्य उद्देश्य हमारा इस पाठ्यक्रम के द्वारा आधुनिक भारतीय साहित्य पर चर्चा करने की है, आधुनिक भारतीय साहित्य को समझने की है। तो भक्ति काल के बाद भी एक काल ऐसा आता है जिसे हम रीति काल के नाम से जानते हैं, और इस काल में हम ये भी देखते हैं कि जो बदलाव है किस रूप में है। जहां एक और भक्ति से संबंधित रचनाएं थी, वहां अब इस प्रकार की श्रृंगारिक रचनाएं और राजा की प्रशंसा में, राजा के गुणगान में अतिशयोक्तिपूर्ण रचनाएं की जाने लगी। और सबसे बड़ी खासियत इसी बात की है कि जब हम भारतीय साहित्य की बात करते हैं तो यही पाते हैं कि इस प्रकार की रचनाएं केवल देश के एक कोने में या एक भाषा में नहीं, लगभग सभी जगह हमें दिखाई देती है, और सभी जगह इसी मुद्दे को लेकर, इन्हीं बातों को लेकर, इन्हीं उद्देश्यों को लेकर रचनाएं की जा रही थी। तो लगभग यह अंतर, ये बदलाव साहित्य में हम निरंतर देखते हैं। और जैसा कि मैंने अभी पृष्ठभूमि और बाकी सारी बातें बताई इतिहास की, कि एक नए दौर की शुरुआत होती है। भारतीयों को यूरोप में हुई प्रगति का, चाहे वो इंग्लैंड में हुई औद्योगिक क्रांति का हो या फ्रांस की क्रांति का हो, फ्रांस की क्रांति से जहां भाईचारा, बंधुत्व, समानता की बातें दुनिया में फैली, वहां भारत में भी इसका प्रभाव हुआ, और ये विचारधारा आकर हमारे देश के साहित्यकारों को भी प्रभावित करती है। तो ये निरंतर बदलाव यहां आता हुआ दिखाई देता है। जब हम इस कालखंड के, यानी आधुनिक भारतीय साहित्य के कालखंड के दौर को देखते हैं, तो एक ओर उत्तर में कश्मीर में दीनानाथ नादिम, तो दूसरे ओर तमिल में सुब्रमण्यम भारती, बांग्ला में रविन्द्रनाथ ठाकुर, तो गुजरात में नर्मद, और हिंदी प्रदेश में तो भारतेंदु से लेकर प्रेमचंद तक के रचनाकार शामिल है। और इसी तरह अन्य भारतीय भाषाओं में भी बहुत ही महत्वपूर्ण और महान रचनाकार हुए, जिनकी रचनाएं आज भी प्रेरणा के लिए हमें प्रेरणा देती हैं। और आज भी उन रचनाओं को पढ़कर हम ये देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि एक समय ऐसा आया था जब तत्कालीन साहित्यकारों ने भारतीय समाज को एक करने के लिए, भारतीय समाज में जो घिर आई बुराइयां हैं, ऊंच नीच की हो या नारी मुक्ति की हो या दलित मुक्ति की हो, इन सब बातों पर उस समय भी हमें दिखाई देता है। उस समय के रचनाकारों के पात्र के माध्यम से इन सब बातों को उठाया गया है, और बड़े गहराई से हम उसका अध्ययन करें तो हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देता है कि भारत की एकता के लिए, भारत की समृद्धि के लिए, भारतीयों को जगाने के लिए सारे, लगभग सभी रचनाकारों ने अपनी लेखनी को उठाया और ऐसी ऐसी रचनाएं की। हम जानते हैं साहित्य व्यक्ति को प्रभावित करता है, समाज को प्रभावित करता है, और खुद लेखक और साहित्य भी प्रभावित होता है तत्कालीन परिस्थितियों से। तो ये जो दोनों तरफ की बातें हैं, जिस प्रकार की परिस्थितियां बनी उस प्रकार के लेखक बने और उसी प्रकार की रचनाएं आई, और इस प्रकार इन्हीं कारणों से साहित्य में बदलाव भी आता रहता है। पिछले इस तरह के कार्यक्रम में हमने मुख्य रूप से कई भारतीय भाषाओं को लिया। हमने पिछले कार्यक्रम में कश्मीरी भाषा साहित्य से संबंधित बातें की थी, और उसमें लगभग कश्मीरी भाषा साहित्य के संपूर्ण इतिहास को आदि से लेकर
आधुनिक काल तक की चर्चा की थी, और उसमें दीनानाथ नादिम हो या परदेसी हो या उस समय जो हब्बा खातून, जो उस समय मध्यकाल की रचनाकार थे, जिन्होंने किस प्रकार कश्मीरियों को प्रभावित किया या वहाँ के लोगों को एक नए प्रकार के साहित्य, नहीं लोक जीवन से जुड़ी बातों को उन्होंने उठाया था। और हमने कश्मीरी साहित्य में यह भी देखा था कि किस प्रकार वहाँ दोहरी जो व्यवस्था थी, अर्थात दोहरा शासन था, एक और वहाँ के डोगरा राज्य का और दूसरा परोक्ष रूप से अंग्रेजों का। तो इन सबसे मुक्ति के लिए वहाँ के साहित्यकारों ने भी लेखनी चलाई, और भले ही उसका रूप दूसरा हो, लेकिन फिर भी वो एक मुक्ति का ही साहित्य था। बंगाल में बंकिम चंद्र हो, रविन्द्रनाथ ठाकुर हो, और भी जितने रचनाकारों ने, यार यही नहीं, एक बात और भी इस कालखंड में महत्वपूर्ण है कि जिन मुद्दों को लेकर आज देश जूझ रहा है, जिसे हम धार्मिक एकता की बात या धार्मिक सांप्रदायिकता की बात को लेते हैं, उस समय भी रचनाकारों ने और धर्म से जुड़े जो रचनाकार थे, उन्होंने भी भारत की एकता की बात की। और उसमें हम नाम गिना सकते हैं काजी नजरुल इस्लाम की। उनकी कविताओं को पढ़कर आपको ऐसा नहीं लगेगा कि इनकी यह रचना किसी एक मुस्लिम रचनाकार ने की है, और कभी आपको विश्वास नहीं होगा कि उन्होंने इस प्रकार की रचना की है जो एक हिंदू ही कर सकता है। तो ये बात सबसे महत्वपूर्ण है कि धर्म, जाति और इससे ऊपर उठकर जो भारतीय साहित्य की एकता की बात या भारतीयों की एकता की बात या भारत की समृद्धि की बात तत्कालीन रचनाकारों ने की। हिंदी में सबसे बड़ा नाम भारतेंदु हरिश्चंद्र का है। उनकी रचनाएं मुख्य रूप से नाटक, अंधेर नगरी और भारत दुर्दशा बहुत ही महत्वपूर्ण है। अंधेर नगरी में उन्होंने यह भी दिखाने का प्रयत्न किया, और आज भी प्रासंगिक है वो रचना, राजनीतिक परिस्थितियों पर, राजनीति में जिस तरह के नेता होते हैं या तत्कालीन राजा थे, तो किस प्रकार उन्होंने जनता को परेशान किया या जनता त्रसित थी, या उनके जो विचारों से या उनके जो कार्यों से जनता त्राहि त्राहि कर रही थी। और आज नेता जिनके कारण समाज प्रभावित होता है, समाज में कई तरह की बुराइयां आती, उनमें नेता का क्या योगदान होता है, नेता किस रूप में जनता को एक तरह से गुमराह करता है, इन सब बातों को इस अंधेर नगरी नाटक में बड़े ही बखूबी ढंग से प्रस्तुत किया गया है। तो ये रचना उस समय की गई थी, 19वीं शताब्दी की रचना हम मान सकते हैं, या आधुनिक काल की महत्वपूर्ण रचनाओं में, लेकिन वो आज भी प्रासंगिक है, आज भी वो हमें प्रेरणा देता है, आज भी वो दिखाता है कि किस प्रकार अगर नेता, जो शासक वर्ग है, अगर वो मूर्ख है तो वो सारी जनता को वो गर्त की ओर ले जाएगा। उसकी मूर्खता से व्यक्ति या खुद वो शासन, उसकी सीमा रेखा उसमें नहीं, पूरा समाज प्रभावित होगा, पूरा देश प्रभावित होगा। और उससे एक संदेश मिलता है कि हम इस प्रकार के नेताओं से, इस प्रकार के शासक से बचें और उससे हम सबक सिखाएं। तो इस प्रकार की रचनाएं हमें देखने को मिलती है। आगे चलकर जब हम साहित्य में और बदलाव आता है, तो एक बहुत बड़ा बदलाव हम देखते हैं इन्हीं सामाजिक और राजनीतिक कारणों से, जिसे हम मुख्य रूप से प्रेमचंद के साहित्य में देख सकते हैं। प्रेमचंद के आगमन से हिंदी साहित्य में जो एक बहुत बड़ा बदलाव आता है, वह बदलाव अन्य भारतीय भाषाओं में भी आया, और विशेष रूप से उपन्यास के क्षेत्र में। हम जानते हैं कि गद्य विधाओं में उपन्यास सबसे लोकप्रिय विधा है। कहानी के बाद जिस प्रकार कहानी बड़ी रोचकता के साथ हम पढ़ते हैं और एक बैठक में उसे पढ़कर उसे समाप्त कर देते हैं, उपन्यास उसका विस्तृत रूप है, जहां एक और कहानी में जीवन के किसी एक पक्ष को लेकर हम उस पर
लिखते हैं या उस कहानी को पढ़ते हैं, जानते हैं, वहीं उपन्यास में जीवन के संपूर्ण क्षेत्र को या संपूर्ण समय को उसमें शामिल किया जाता है और इस प्रकार उसका फलक विस्तृत हो जाता है, बड़ा हो जाता है और विभिन्न पक्षों को उसमें शामिल किया जा सकता है। तो उपन्यास विधा, जिसे मैं यहां यह भी बताना चाहूंगा कि जो महाकाव्य थे उसमें परिवर्तन होता है और उपन्यास उसका स्थान लेता है। तो इस प्रकार साहित्य में यह भी बदलाव आ रहा है विधाओं के माध्यम से भी। तो जहां महाकाव्य में किसी राजा का वर्णन होता था, उसकी कहानी कही जाती थी, और यहां उपन्यास में समाज के साधारण व्यक्ति को नायक बनाया जाता। तो एक बहुत बड़ा अंतर हमें दिखाई देता है। विषय वस्तु बदल गई, कथा का पूरा विस्तार बदल गया। जहां राजा केंद्र में था और उसकी बातें ही केंद्र में थी और धर्म उसके साथ जुड़ा हुआ था, उसके स्थान पर अब साधारण जनता से चुना हुआ पात्र नायक बनता है और समाज के जो अन्य विभिन्न वर्ग हैं उनमें से पात्र चुने जाते हैं और उनकी समस्याओं को वहां रखा जाता है और इस प्रकार एक बहुत बड़ा बदलाव आता है। और वह बहुत बड़ा बदलाव हम देखते हैं साहित्य में। उदाहरण के तौर पर हम गोदान को ले लें। गोदान में होरी और धनिया किसान हैं और किसान जीवन की त्रासदी को प्रेमचंद ने बखूबी प्रस्तुत किया है। उसके पूरे जीवन को, आरंभ से लेकर अंत तक उसके जीवन का वर्णन है उसमें, और उसके साथ साथ कहानियां जोड़ते चली जाती हैं। किस प्रकार वह किसान से मजदूर बन जाता है और किस प्रकार शोषण का शिकार बनता है। समाज में जो वणिक वर्ग है या जो ठाकुर वर्ग है, जिसे हम एक तरह से शासक कह सकते हैं, सामंत वर्ग है, किस प्रकार से वो समाज को प्रभावित करता है, किस प्रकार समाज में समस्याएं पैदा करता है और किस प्रकार किसान गरीब बनता चला जाता है। और इस प्रकार की समस्या को उन्होंने बखूबी दर्शाया है और अंततः उसका ऐसा रूप प्रस्तुत किया है जिसे हम न केवल हिंदी क्षेत्र में, बल्कि अगर इस तरह के विषय को हम तमिल में जाएं, इस तरह की चीज को खोजें और वहां के साहित्य में, तो हमें देखने को मिलेगा। वहां उड़िया में मैं बात करूं, उड़िया साहित्य में फकीर मोहन सेनापति ने इसी किसान जीवन को 6 बीघा जमीन नामक उपन्यास में दर्शाया है और इसी तरह के विभिन्न क्षेत्रों से जुड़ी समस्याओं को अब साहित्य के केंद्र में रखा जाने लगा। तो एक बहुत बड़ा बदलाव हम पाते हैं। इसे हम बिल्कुल स्पष्ट देख सकते हैं कि जहां राजा उसके बारे में, उसकी प्रशंसा के बारे में या धर्म के बारे में बातें की जाती थी और एक तरह से धर्म से जुड़ी हुई चीजें ही प्रस्तुत की जाती थी, वहां अब समाज के ऐसे वर्ग को जो कभी साहित्य का विषय नहीं बना, उन्हें चुना गया और उनकी समस्याओं को, कुल मिलाकर पूरे सामाजिक व्यवस्था को प्रभावित करने वाले चीजों को, विषयों को स्थान दिया गया साहित्य में। और ये चीज न केवल गद्य में बल्कि काव्य में भी देखने को मिलता है। कविता के माध्यम से भी इन चीजों पर प्रहार किया गया जो सामाजिक बुराइयां थी और जिन बुराइयों के कारण समाज में गरीबी, ऊंच नीच और बहुत तरह की विभिन्नताएं, असमानताएं थी, उन पर चोट किया गया। तो 2 बातें मुख्य रूप से आधुनिक भारतीय साहित्य में देखने को मिलती है, राजनीतिक और सामाजिक। तो 2 उद्देश्य थे उस समय के साहित्यकारों के सामने। एक और देश को विदेशी शासकों के चंगुल से मुक्त कराना था, तो दूसरी ओर जो समस्याएं, जिन कारणों से समाज जकड़ा हुआ था, अंधविश्वास हो, उससे भी उसे मुक्त करना था। साथ साथ में मैंने बात कही दलित और स्त्री मुक्ति की बात। तो समाज का सबसे निचला तबका, जिसे दलित, आज के शब्द में दलित वर्ग कहा जाता है, और नारी, तो इनका समाज में क्या स्थान था? बहुत सारी ऐसी दास्ताएं, बहुत सारे ऐसे बंधन महिलाओं के लिए थे। शिक्षा उनसे दूर था, दोनों के लिए, दलित और महिलाओं के लिए।
तो इन मुद्दों को तत्कालीन ऐसे रचनाकार या समाज सुधारकों ने केंद्र में रखा और इसके साथ साथ जिसे हम प्रैक्टिकल काम कहें उसका भी उन्होंने उसकी भी शुरुआत की। ज्योतिबा फुले का नाम हम इस स्थान पर ले सकते हैं जिन्होंने क्रांतिकारी कदम उठाया इस क्षेत्र में। एक और तो जहां दलितों के लिए उन्होंने स्कूल खोलने की व्यवस्था की, वहां सबसे पहले उन्होंने भारत में सबसे पहले लड़कियों की शिक्षा देने के लिए स्कूल की शुरुआत की और एक क्रांतिकारी कदम था। हम जानते हैं जिस व्यवस्था के कारण भारतीय महिलाओं को शिक्षा के अधिकार से वंचित किया गया था, उसमें एक बदलाव लाने की कोशिश की और एक बहुत बड़ा बदलाव था। इससे एक बहुत बड़ी जागृति की थी। समाज के आधे हिस्से की उन्नति की बात थी। आधा हिस्सा पुरुष वर्ग, आधा हिस्सा महिला वर्ग, और कुल मिलाकर पूरे समाज के उत्थान की बात की गई। और यही चीज हम देखते हैं तत्कालीन लेखकों में, जब हम देखते हैं कि गोदान में जो धनिया है और उसमें निम्न वर्ग के पात्र सिलिया है और इस तरह के और से भी पात्र हैं जिनमें विद्रोह की भावना दिखाई गई है। वो किस प्रकार अपने पात्रों के माध्यम से समाज में जागृति ला रहे हैं। अब विद्रोह किस प्रकार का है, इससे उन्होंने बखूबी निभाया है, बखूबी उस पर चर्चा की है और बखूबी उन पात्रों की रचना की है जिनको पढ़कर हमें ऐसा लगता है कि वो हमारे जीवन के, हमारे समाज से जुड़े लोग हैं और जीवंत हैं। और इस प्रकार भारतीय साहित्य में निरंतर बदलाव आता रहा। हम उड़िया साहित्य की अगर आज बात लें तो उड़िया साहित्य में भी इस प्रकार का बदलाव आया। जैसा कि मैंने पहले कहा, कश्मीरी में जब पिछले कार्यक्रम में हमने चर्चा की थी और उससे पहले बांग्ला साहित्य की, तो इस प्रकार का बदलाव आया और उसी प्रकार बदलाव उड़िया साहित्य में भी आया। हम जानते हैं और हमने पहले भी चर्चा की कि प्रत्येक भाषाओं में साहित्य के विभिन्न काल में अपने समय विशेष के अनुसार साहित्यिक रचनाएं की गई और उसमें निरंतर बदलाव आया। उड़िया साहित्य में भी इस प्रकार का बदलाव आया। उड़ीसा, जो आज हम उड़ीसा प्रांत के नाम से जानते हैं, उसे पहले उत्कल प्रदेश कहा जाता था और हम सब ये जानते हैं कि और उसे कलिंग राज्य से भी जाना जाता था। और अशोक के समय में जो युद्ध हुआ, कलिंग का महायुद्ध, और उसमें क्या क्या घटनाएं गई वो एक इतिहास का विषय है, लेकिन वो महत्वपूर्ण घटनाएं। तो मैं जिस क्षेत्र विशेष की बात कर रहा हूं, कलिंग की, उत्कल की और वर्तमान उड़ीसा राज्य की, तो वहां की भाषा उड़िया है और उड़िया भाषा का उद्भव 3 भाषाओं के मिश्रण से हुआ है, आर्य, मुंडारीन और द्रविड़, और इनके मिश्रण से आज का उड़िया भाषा और उसका साहित्य है। और इस भाषा साहित्य की लिपि जो गोलाकार लिपि है वह ब्राह्मणी लिपि से निकली हुई भाषा लिपि है। हम जानते हैं कि और अन्य भारतीय भाषाएं जैसे तमिल हो, तेलुगु हो, उनकी अपनी लिपि भी है। उस प्रकार उड़िया की भी अपनी लिपि है। और ये उड़िया की लिपि गोलाकार क्यों बनी, इसका भी कारण है। तत्कालीन समय में कागज तो थे नहीं और लिखने के लिए जिन तालपत्रों का प्रयोग किया जाता था और जिन लेखनी जो थी उससे तालपत्र पर लिखा जाता था, और अगर उस पर लिखा जाए तो वो तालपत्र के 2 भाग हो जाते थे और इस कारण ये गोलाकार लिपि बन पाई, क्योंकि गोलाकार लिपि लिखने से तालपत्र टूटता नहीं था और वो लिखावट हो जाती। और इस प्रकार पुराने तालपत्र को देखकर हम जान सकते हैं और उसका अंदाजा लगा सकते हैं कि इस लिपि में ये स्वरूप क्यों धारण किया, इसका जो आकार इस प्रकार का क्यों बना। गोलाकार लिपि जिसे हम कहते हैं वो उड़िया लिपि है। और उड़िया साहित्य में भी अन्य भारतीय भाषाओं की तरह आदिकाल, मध्यकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल का दौर आता है।
और इस उड़िया साहित्य में आदिकाल में जब हम उड़िया साहित्य को अध्ययन करते हैं या उस पर विश्लेषण करें या उसे देखें, पलटें, तो उसमें हमें यही दिखाई देगा कि उस समय भी धम्म से संबंधित रचनाएं हमें मिलती हैं, विशेषकर बौद्ध धम्म से संबंधित। और इसी प्रकार की रचनाओं में परिवर्तन जब होता है तो मध्यकाल में आकर देखने को मिलता है। और उस समय सबसे महत्वपूर्ण रचनाकार सारला दास हैं, जिन्होंने महाभारत की रचना की, ओडिया महाभारत की। जिस प्रकार हम जानते हैं कि संस्कृत में वाल्मीकि रामायण, हिंदी या अवधी में रामचरितमानस, कंबन रामायण, और इस प्रकार सभी भारतीय भाषाओं में रामायण के पात्रों को लेकर रचनाएं हुई या रामायण की ही रचनाएं हुई। उसी प्रकार उड़िया साहित्य में भी सारला दास ने महाभारत की रचना की। तो ये मध्यकाल में इस प्रकार की रचनाएं देखने को मिलती हैं। और जैसा कि अन्य भारतीय भाषाओं में हुआ, रीतिकाल में उड़िया में भी दरबारी रचनाओं से तात्पर्य यही हुआ कि राजा की प्रशंसा में, और उस समय एक और इससे जुड़ी हुई बात है, महिलाओं का नक्सिक वर्णन, यानी महिलाओं के सौंदर्य से संबंधित उनके बालों से लेकर पैरों तक के वर्णन को उन्होंने अपने स्थान दिया। तो इस प्रकार उड़िया साहित्य में भी बदलाव आता रहा और फकीर मोहन सेनापति आकर हम उस आधुनिक काल में सबसे महत्वपूर्ण रचनाकार होते हैं, जिन्होंने किसान जीवन को मुख्य रूप से लिया। लेकिन एक सबसे बड़ा बदलाव अभी भारतीय साहित्य में हम देखते हैं, जिसे हम दलित विमर्श और स्त्री विमर्श के नाम से जानते हैं। और प्रेमचंद के वो पात्र जिनको उन्होंने अपने साहित्य में स्थान दिया, वो आज अब आकर स्वयं रचना करने लगे। ये सबसे बड़ा बदलाव है। आज के आधुनिक भारतीय साहित्य में जो सबसे अधिक चर्चा आज के साहित्य में और आज के दौर में है, वह दलित साहित्य की है। और दलित साहित्य पूरे भारतीय साहित्य में, उसे मैं एक उदाहरण से समझाऊं। प्रेमचंद ने जिन पात्रों की रचना की अपने साहित्य में, वो पात्र आज सजीव हो चुके, अर्थात वो पात्र, दलित पात्र, जो हमें चाहे वो सिलिया हो या और हो, तो वो कुल मिलाकर हमें दिखते हैं। और मैं समझता हूँ कि आज के इस कार्यक्रम में आपने